नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ है प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री महेंद्र भटनागर जी। आज मेरे साथ है। मैं जी आपका स्वागत। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का सफर, 11 साल सरकार को हुए। देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री का नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका उनका बसता है। उनकी जो योजनाएं नीचे तक पहुंची है, इन 11 साल का सफर आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मोदी जी ने जो संकल्प लिया जी, उसको उन्होंने सिद्धि तक पहुंचाया। जो बीड़ा उन्होंने उठाया उसको कार्य रूप में परिणित करने का काम मोदी जी ने किया है। जी, हम अगर 2014 के पहले की भारत की बात करें और 2014 के भारत की पहले बात की बात करें तो देश कल्पना नहीं कर सकते उतना आगे चला गया मोदी जी के आने के बाद। मोदी जी ने। और प्रत्येक भारतीय का इतना गर्व से चूड़ा है। आज कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जिस क्षेत्र में भारत ने प्रगति ना की हो। ये सब कुछ कैसे? ये आमूलचूल परिवर्तन जो हुए हैं, एक अकेले व्यक्ति मोदी नहीं, उनके साथ पूरा संगठन खड़ा है। संगठन खड़ा है, सरकार उनके साथ है और देश की जनता ने उनका जो साथ दिया है इससे उनका मनोबल बढ़ा, उनकी विल पावर बढ़ी और उन्होंने देश को निरंतर प्रगति के रास्ते पर, जो भारत को हम कहते थे भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, इस दुनिया का उसने नेतृत्व किया है। तो उस दिशा में तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। जो भारत विदेशों की तरफ ताकता झांकता था, आज सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं। 60 साल का कांग्रेस का शासन, वो भी देश ने पूरा देखा है और 14 में मोदी आए। 11 साल का सफर तुलनात्मक अगर अपन देखते हैं तो अपन कहाँ खड़े हैं आज? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत का स्थान 14वां 15वां था। मोदी जी सरकार में आए 7वां 8वां स्थान था। आज अभी लेटेस्ट में जापान को पछाड़कर हम 4थे स्थान पर पहुंच गए। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करते थे वो ऊपर आ गए। सरकार की अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक हम दीनहीन मेले कुचले कपड़े में रहने वाले व्यक्ति को पहनने के लिए साफ सुथरे वस्त्र, रहने के लिए मकान, खाने के लिए 2 जून का अनाज और शिक्षा देकर अपने साथ में बैठने वाला नहीं बना लेंगे, तब तक इस देश में भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता, तब तक ये देश प्रगति की पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। और मोदी जी ने इस जो मैं बोल रहा हूं इन वाक्यों पर पूरा काम किया है। महेंद्र जी, विपक्ष ने कई बार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव मोदी सरकार लेके आई, विपक्ष ने उसका विरोध किया। उसके बावजूद ये प्रस्ताव सारे पास हुए। आज देश में देखा जाए जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष अपनी बात को रखता है और कहीं ना कहीं वापस गिर जाता है। देखिए, एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे आज देश आगे जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, उसको उन्होंने अपने आप को उसमें पूरा ढाला और उसके अनुरूप काम करना प्रारंभ किया। जैसे मैंने अभी दीनदयाल जी उपाध्याय का एक कोटेशन बताया, दीनहीन व्यक्ति भारत कहलाता था गरीबों का देश, सफेरों का देश। ये भारत के बारे में एक विदेशों में मान्यता थी कि सफेरों का देश है, गरीबों का देश है। लेकिन भारत ने इन 11 वर्षों में साबित कर दिया जो सफेरों का देश नहीं, वो बढ़ता हुआ भारत है, बदलता हुआ भारत है। भारत के जब राष्ट्राध्यक्ष विदेशों में जाते थे तो एक प्रतिक्रिया आती थी कि ये अमेरिका गए या रशिया गए तो ये कटोरा लेके गए। जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो दुनिया का मुखिया अपने आप को बताता है
अमेरिका, उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। वही मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अमेरिका आमंत्रण भेजता है। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी का स्वागत करने एयरपोर्ट पे नहीं जाता अगवानी करने के लिए, लेकिन मोदी जी वहां जाते हैं तो सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां का राष्ट्राध्यक्ष केवल पहुंचता नहीं है, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करता है, सत्कार करता है। बात यही नहीं रुकती। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता है और भारतीय वहां बड़ी संख्या में स्टूडेंट और अन्य लोग फंसे हुए थे, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष जब उन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात करता है, तो दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष उनकी सेनाओं का आदेश देते हैं कि जो भारतीय तिरंगा लेकर यहाँ से निकले उस समय सारी लड़ाई रुक जानी चाहिए। ऐसा हुआ क्या दुनिया में आज तक? नहीं सुना। ऐसा हुआ क्या? तो कांग्रेस में दिखाई नहीं देता क्या? भारत की इतनी बुलंद आवाज किसी ने पहले उठाई क्या? ऐसे सुनने में नहीं है। इतना बड़ा काम हुआ। केवल भारतीय नहीं, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, वहां के बच्चे वहां थे, वो भी तिरंगा लेकर वहां से निकले तो किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने क्या सुरक्षित अपने अपने देश में पहुंचे। ये मोदी ने कारनामा करके दिखाया। हाथ कंगन को आरती क्या, ये इन कांग्रेस वालों को दिखाई नहीं दे रहा? जब उनकी सरकार थी, हमारे सैनिक सीमा पर आते थे, आतंकवादी पाकिस्तान के सैनिक आते थे, हमारे सैनिकों को मार जाते थे, उनकी गर्दनें काटकर फुटबॉल की तरह उसका अपमान किया करते थे। तब भारत कुछ कर पाया क्या? उनके घर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को बैठे बैठे भारत में समाप्त कर दिया और कोई सिविलियन की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बिल्कुल सटीक निशाने पर मारा। ये परिवर्तन कांग्रेस को नजर नहीं आता क्या? सेना तो सैनिकों को बेचारों को गोली खाते थे। कश्मीर में लोग पत्थर मारते थे, इकट्ठा करके उनका जुलूस निकालते थे, मारते थे उनको गोली चलाने का अधिकार नहीं था, उनके हाथ में बंदूक होते, उनके हाथ बंधे हुए थे। ये परिवर्तन नजर नहीं आता कांग्रेस को? पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं घटनी थी, कोई भी आके कहीं भी बम फोड़ के चला जाता था। एक घटना बता दो, उसके बाद नहीं। कहां हुई? और हुई तो हमने क्या इलाज किया? ऑपरेशन सिंदूर सारी दुनिया ने देखा है। कांग्रेस सबूत मांग रहे हैं उसका, सेना का अपमान कर रहे हैं। सेना ने जो जोर दिखाया है, विश्व की कोई सेना ऐसा जोर नहीं दिखा सकती। एक सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं होना कितनी बड़ी बात है। और भारत में बैठे बैठे वहां समाप्त कर दिया उनको। भारत ने, पाकिस्तान ने कितने ड्रोन भेजे, कितनी मिसाइलें दागी, उनको अपने हवा में खत्म कर दिया। मैं कहता हूं कि अगर अभी विश्व की सबसे कोई ताकतवर और वीर सेना है तो हमारे भारत देश की सेना है। बड़े गर्व के साथ इस बात को दोहराता हूं। ये सब कब हुआ? ये परिवर्तन कांग्रेस को नजर नहीं आता। मोदी के आने के बाद। मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया और हर मोर्चे पे चरितार्थ करके दिखाया। पूरी दुनिया के नेतृत्व करने वाले हैं, नेतृत्व करता है जी। आज कोई भी समस्या हो, कहीं भी किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय कोई समस्या हो, लोग भारत की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक रहते हैं कि भारत की क्या प्रतिक्रिया हो। ये परिवर्तन नहीं दिख रहा। महेंद्र जी, कोरोना काल जब आया था 2019 और 2021 में, बात करें, बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े किए थे विपक्ष ने भी कि ये इंजेक्शन जो है, ये जो डोज लगेगा, ये बीजेपी का डोज है, कुछ लोगों ने डोज नहीं लगाया, तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई है। आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम ऐसे विपत्ति काल में सरकार का सहयोग करने का होता है, और सरकार कोई गलती कर रही तो सरकारी व्यक्ति को उसको अवगत कराना होता है। कोरोना महामारी फैल रही थी बहुत तेजी से, लोग काल के गर्त में समा रहे थे। भगवान से मैं तो प्रार्थना करूंगा ऐसी महामारी कभी नहीं आए, पर मोदी जी ने साहस नहीं खोया। उन्होंने कहा भारत वैक्सीन बनाएगा, ऐसी सुविधाएं वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराई। भारत में एक से एक बड़े वैज्ञानिक बैठे, उनको सुविधाएं उनके पास नहीं है। आज यहाँ का वैज्ञानिक अमेरिका, रशिया और वहां जाकर वहां काम कर रहा है,
अगर उनको ये सुविधाएं हमारे देश में मिल जाती तो आज हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करते करते अच्छा गुजर जाता। इतनी प्रतिभा है हमारे देश में। मोदी जी ने प्रतिभाओं को पहचाना और उनको वर्क दिया। पूरी दुनिया में आपसे किसी से भी पूछ लो कि कोई भी वैक्सीन बनता है तो उसमें कम से कम कितना समय लगता है। कम से कम भी करे तो कम से कम 3 साल चाहिए। कई बार टेस्टिंग होता है इसका। कई तरह के उसमें टेस्टिंग भी होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्रियाएं देखी जाती है कि साइड इफेक्ट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। हाँ, सही बड़ा भारी रिसर्च होता है। लेकिन मैं देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि मात्र 3 महीने के अंदर वैक्सीन बना दिया। और वैक्सीन भी ऐसा कि उस वैक्सीन के आगे विदेशों के बने हुए वैक्सीन फेल हो गए। कांग्रेस ने केवल उस वैक्सीन पर बहुत उसका दुष्प्रचार किया। और मैं कहूंगा कि कंबल ओढ़कर सबसे पहले वैक्सीन लगाने वालों में तो कांग्रेस वाले शामिल थे, जो विरोध उसका कर रहा था, जो उसका विरोध कर रहे थे। एक बड़ा काम मोदी के कार्यकाल में ये हुआ है। पूरा देश सुरक्षित हुआ। कोरोना महामारी का सबसे पहले कंट्रोल ही हमारे देश में हुआ है। और मोदी जी ने सारे देश को वसुधैव कुटुंब मानते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे देश के नागरिकों को भी लगेगी और पूरी दुनिया भर में हम उसको वैक्सीन को भेजेंगे। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन भेजी और वहाँ सफलतापूर्वक उस वैक्सीन का उपयोग हुआ और वहाँ के लोग उससे मुक्त। हाँ, काल में सब उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद हो गए थे। गरीबों को दूध उनकी रोटी खाने का लाले पड़ गए थे। लोग भाग रहे थे अपने अपने घरों की तरफ। कांग्रेस ने बवाल मचा दिया कि गाड़ियां लग रही, बसें लग रही है दिल्ली में। लोग निकल निकल के अपने घरों से करोड़ों लाखों लोग वहां पहुंच गए और महामारी उससे बाहर देश में फैल गई। तो मोदी जी ने जिस पर प्रतिबंध लगाए थे तो कुछ एरिया में फैलती, पूरे देश में नहीं फैलती। मैं तो इसमें कांग्रेस को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करता हूं कि कांग्रेस की वजह पूरे देश में महामारी फैली। बड़ी बात है। कांग्रेस ने ये बड़ा कुकर्म किया है। तो देश की जनता देख लो, आप माफ नहीं कर रही, हर बार उनको सजा दे रही, हर चुनाव में उनको आईना दिखा रही। तो पिछले चुनाव में थोड़ा सा वो 99 पर आ गए। वो छोटी मोटी ये बातचीत चलती रहती है। कहीं न कहीं कुछ नहीं। आखिर में सरकार किसकी बनी? सरकार एनडीए की सरकार बनी, पर वो कुछ प्लस हुए। ठीक है, इसको तो मानते हैं। इसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम कहीं जनता को सही चीज बताने में स्थिति में सफल नहीं हुए। कोई छोटी मोटी बात हो सकती है, राजनीति है और राजनीति पूरे आंकड़ों का खेल है। एक सीट का और एक वोट का बहुत वैल्यू है। एक वोट से सरकार चली जाती है, एक वोट से आदमी मुख्यमंत्री बनने चले जाता है। वो गणित अपनी अलग जगह, पर जनता ने स्वीकारता भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को दी। स्वच्छ भारत मिशन की अगर मैं बात करूं तो बड़ी मजाक उड़ाई थी मोदी जी की जब वो झाड़ू लेके निकले थे सड़कों के ऊपर। ये देश का प्रधानमंत्री कर क्या? देखिए, महात्मा गांधी ने क्या संदेश दिया था स्वच्छता के लिए? दिया था। तो महात्मा गांधी ने खुद ने झाड़ू नहीं उठाई थी, खुद ने सफाई नहीं करी थी। आज मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो देश के करोड़ों लोगों ने झाड़ू उठाई। और आप देखो 2014 के पहले के भारत में लोग शौच जंगलों में जाते थे, सड़कों के किनारे जाते थे, गंदगी होती थी। तो जैसे ही गर्मी का समय आता था, हम अखबार में पढ़ते थे कि फलानी जगह उल्टी दस्त से इतने लोग मरे, फलानी जगह उल्टी दस्त से इतने लोग मरे। आज का अखबार उठा कर देखो, पूरी गर्मी निकल गई, कहीं हैजा उल्टी दस्त से लोग मरे। क्यों हो गया ये परिवर्तन? क्यों आया भाई? कारण बताओ ना। कांग्रेसियों से पूछो, कांग्रेसी जवाब दे कि क्यों मजाक उड़ाया था या कैसे हुआ है। हमारी देश की महिलाएं बेचारी शौच के लिए सांस ढलने का इंतजार करती थी, उससे शौच अंदर ही अंदर फैल के और बीमारियां फैलाता था। सुबह जल्दी उठती थी कि शौच होके आ जाए, और एक बार घने जंगलों में जाती थी, वहां जंगली जानवरों का शिकार बन जाया करती थी। अनेक बदमाशों की निगाह रहती थी, उनके साथ दुराचार विचार होता था।
देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है मोदी जी ने, शौचालय घर घर में बनवाकर। मैं शौचालय नहीं कहता, उनको इज्जत घर कहता हूँ। जी जी जी, सही बात। आज सफाई से देश का कितना बड़ा काम हुआ है, देश के लोगों के स्वास्थ्य में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, इसकी कल्पना कांग्रेसियों को नहीं। वो तो कोई भी मोदी जी का काम करे उसका विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस का काम। कांग्रेस का काम इसके अलावा कुछ नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा उनके पास, कोई आधार नहीं उनके पास, केवल विरोध करना अपने को। जैसे वो आदमी भंग खा लेता है ना, और भंग खाने के बाद उसको एक रट लग जाती है, वो रट इनको लगती है। इन 11 सालों में ऐसी उपलब्धि तो बहुत सारी मोदी जी की है, गिनाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, जो लगता है कि जनता के दिल को छूती है। देखिए, हर गरीब आदमी का एक सपना होता है कि मेरा अपना मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना जो उन्होंने बनाई वो अनूठी अनुपम है। इंदिरा गांधी आवास भी आते थे, इंदिरा आवास, लेकिन कितने आते थे साल में? बहुत कम आते थे। पूरे जिले में एक या दो आ जाते तो बहुत बड़ी बात होती, तो उसमें बनते नहीं थे, वो बंदर बाट हो जाती थी। और अभी पूरे देश में लगभग 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास आए। आदमी का सपना होता है, पूरी जिंदगी होती है, मेहनत करता है और मकान नहीं बना पाता। प्रधानमंत्री आवास योजना ने बड़ी मात्रा में गरीबों को, 4 करोड़ लोगों को मकान मिलना कितनी बड़ी बात है भैया। वो गरीब आदमी जीवन भर मेहनत करता है, कल्पना ही नहीं कर सकता कि इस देश का प्रधानमंत्री आएगा और मेरे को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। केवल आवास ही नहीं, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन भी दी है, जिनका पट्टा दिया है, और उस पर प्रधानमंत्री आवास बना। पूछो जरा कांग्रेस ने कितनों को मकान बनवा दिया। आज गरीब आदमी को सर पे छत मिल जाए तो अपने आप का जीवन सफल मानता है। तो ऐसे करोड़ों लोगों की दुआ मोदी जी के साथ है। किसान सम्मान निधि, 2000 रुपए आता है केंद्र सरकार से, बाकी प्रदेश सरकार मिलाती है 10,000 का आता है। 10,000। ये पहले नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, किसान को सीधा फायदा। कुछ नहीं आता था। इसके अलावा जो बीमा होता है, वो जो नुकसानी थी, मैं खुद किसान हूँ, फसल की नुकसान, मैं खुद किसान हूँ। कांग्रेस की सरकार में 35 बीघा का मेरा चना जला था, तो 37 रुपए मेरे पास मुआवजे के आए थे। तो कुल 37 रुपए, कुल 37 रुपए जी। आज लाखों रुपए सोयाबीन के मुआवजे के मिले लोगों को जी। बीमा के। ये किसानों को। और सुनो आप, सीधा किसान के खाते में बेनिफिट ट्रांसफर, कितनी बड़ी योजना है। किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के जमाने में कोई योजना बनती थी तो कार्यालय में जा जाके किसान के जूते चप्पल घिस जाते थे ना, थकार के घर बैठ जाता था कि पैसा मिली नहीं। ने मिलते भी थे, अगर 5,000 रुपए आए तो उसके पल्ले 100 रुपए पड़ते थे, वहां बाकी सब भ्रष्टाचार में साफ हो जाते थे। लेकिन आज किसान सम्मान निधि, जिसे वहां से एक बटन दबता है, सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। ये बड़ी बात है। जितनी योजना उनका सीधा पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार खत्म किया। बहुत बड़ी बात। एक और मेरा सवाल आता है आपसे, क्योंकि नीमच पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। 11 साल मोदी जी के, सुधीर गुप्ता जी यहाँ के सांसद, और प्रचंड बहुमत से भी जीत उनको मिली तीनों चुनावों में, तीसरे राउंड में उनको क्या नीमच को मिला इस जिले? मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज बने? जी। नीमच में कॉलेज बने, एक संसदीय क्षेत्र में, एक नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज और केवल बने नहीं, चालू हो गए। ये एक बड़ी उपलब्धि नीमच जिले के लिए कि मेडिकल कॉलेज बना और चालू हो गया। कांग्रेस का काम था, एक चुनाव जीती थी घोषणा करके, हाँ। दूसरा चुनाव करती थी भूमि पूजन करके,
और तीसरा चुनाव करती थी उसका काम शुरू करती थी। हम्म, आज मैं आपको ले जाके दिखा सकता हूँ कांग्रेस के सरकार के कितने ही बदतर आज भी खड़े हैं। ये काम पूरा कितनी बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि वो नजर आती है। और क्या लगता है आपको? कितने अमृत स्टेशन बन गए। अपने स्टेशन की क्या हालत थी, कितनी गाड़ी आती थी। बिसौला जाके स्टेशन की कार्यकल्प देखो आप। जी, एक संसदीय क्षेत्र में दो दो नहीं 5 से 6 अमृत स्टेशन बन गए। अमृत स्टेशन, ठीक है। और आप आगे बढ़ो, सेंट्रल स्कूल एक जिले में एक होता है। हम सुबह की शाली नीमच में एक नहीं 2 सेंट्रल स्कूल आ गए। नीमच में 2 सेंटर स्कूल। कैसे संभव? बड़ी मात्रा में लोग अपनी खेती करते हैं। कांग्रेस सरकार ने सब पट्टे काट के खत्म कर दिए। पैंतालीस से 50,000 नए पट्टे दिए इस जिले में। जो किसान की जीवन रेखा है अफीम की खेती। जी, अफीम की जो सीपीएस पद्धति है उस प्रोसेसिंग का प्लांट नीमच में आ गया। जिस एल्कोलाइट फैक्ट्री को कांग्रेस ने कह दिया था खत्म कर दिया था, रिपोर्ट आ गई थी कि फैक्ट्री खत्म हो गई, अभी चलने लायक नहीं है। उस फैक्ट्री का कायाकल्प हो गया, फैक्ट्री चल रही है पूरी ताकत के साथ। उसकी 2 शिफ्टें चालू गई, एक शिफ्ट चल रही थी वो भी आधी तेज चलती थी आधी बंद रहती थी। जी। वो प्रोसेसिंग चालू थी। पर एक सवाल सीसीआई पे खड़ा हुआ है, वो ब्रेक सीमेंट गवर्नमेंट, ये प्रश्न चिन्ह है। इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा। आपके साथ सरकार ने प्रयास किए, टेंडर भी लगाया, कोई बराबरी मान नहीं पाया, उसको रोक दिया। फिर कुछ लोगों ने दूसरी तरफ से घुसने की कोशिश की, उसको रोक दिया। सरकार प्रयास कर सकती है और कुछ प्रयासों में सफलता मिलती, कुछ प्रयासों में सफलता नहीं मिलती, लेकिन उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने नहीं दिया। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि उसका भी निर्णय तुरंत सरकार कर दी। एक आपकी सरकार चीता प्रोजेक्ट लेके आई है नीमच बंसर जिले में, जिसका काफी हंगामा खड़ा किया था विपक्ष ने कि बहुत सारे जो वहां पर मवेशी लोग वहां पे पालते हैं उनकी चरागाह की जमीन चली गई। चीता प्रोजेक्ट से इस जिले को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जंगल थे और बड़ी संख्या में पशु थे, सब तरह के पशु थे, सत पशु भी और दूसरे पशु भी, और पर्यावरण का एक संतुलन बना हुआ था। पशु ने तो आके शहरों में कब्जा नहीं किया, इंसानों ने जंगल काटे और जमीन पर कब्जा किया। जंगल किसने काटे? जो जानवर रहते थे उनकी जमीन पर कब्जा किसने किया? जंगल समाप्त हो गए, पर्यावरण असंतुलन बिगड़ रहा है। आज कितना टेम्परेचर बढ़ गया। अगर ये संतुलन नहीं बिगड़ता तो नील गाय जो रोजड़े जो नुकसान कर रहे हैं, ये नुकसान कर पाते क्या? बिल्कुल ठीक बात। आज उनका प्रबंधन कर पा रहे हैं क्या? इस जिले में कुछ प्रभाव आएगा उसका चीता प्रोजेक्ट से? जिले को कुछ आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी? हाँ, क्या होना है इससे? चीता प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ बड़ी संख्या में टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यावरण प्रेमी आएंगे। तो टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो लोगों को व्यापार व्यवसाय नहीं बढ़ेगा क्या? बड़ी संख्या में हमारे उद्योग है, हमारा एयरपोर्ट बन गया और बहुत जल्दी अभी कुछ फ्लाइटें शुरू होने वाली है। जब एयरपोर्ट की सुविधा होगी टूरिस्टों को तो टूरिस्ट आएगा कि नहीं आएगा? हमारा हिंगलाजगढ़, हमारा चंबल का रिसोर्ट बना है, इसीलिए आज चंबल में कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप गए कि नहीं गए? आते हैं। तो टूरिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ का व्यापार व्यवसाय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? चीता प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें और लोगों को उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और देखने के लिए लोग आएंगे। ये बड़ी बात है।
तो 11 साल बेमिसाल रहे मोदी जी के। बिल्कुल 11 साल बेमिसाल, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और जो संकल्प से सिद्धि तक जो मैंने आपको शुरुआत में करी जी, वो पूरा संकल्प जो लिया है उसको उन्होंने हाँ, पूरा किया है। हाँ। और अभी जो संकल्प है वो पूरे होने वाले हैं। जो उन्होंने बात कही कि हम इस देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो चौथे पायदान पे तो हम पहुंच गए। जी 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 जी। हम जल्दी तीसरे पे पहुंचेंगे और आने वाले समय में ये देश दुनिया का मुखिया होगा। जो हम कहते थे कि देश में दूध और दही की नदियां बहती हैं, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो देश वापस पूरे भारत सोने की चिड़िया बनेगा। जो हमारा विदेशों में सोना गिरवी पड़ा था उसको लाने का काम भी मोदी जी ने किया। कांग्रेस सरकार ने तो गिरवी रखा है, लेकिन मोदी जी उस सोने को वापस हमारे देश में लाए हैं। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश को सर्वोच्च स्थान पर, जो हम कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, हमारा एक ध्येय उद्देश्य है कि देश परम एवं पर जाए और इस देश को परम एवं पर मोदी जी की नीतियों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के माध्यम से परम एवं पर देश को पहुंचाएंगे। मयंक भैया, मोदी जी का उत्तराधिकारी आप किसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अनेकों कार्यकर्ता पड़ेंगे। अटल जी कैसे पहुंच गए? कहते थे अटल जी का उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, आडवाणी जी का उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा, मिल गया। यहाँ शिवराज जी थे मुख्यमंत्री, शिवराज जी का उत्तराधिकारी कोई नहीं, मिल गया। भैरव सिंह शेखावत का कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल गया। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति प्रधान नहीं है, संगठन निकाल के लाता है, संगठन तय करता है, संगठन से ही सत्ता आती है। मोदी जी ने कितने साल तपस्या करी संगठन करने के लिए, कितना काम किया। इस भारतीय जनता पार्टी में चाय वाला प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है, हवलदार देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है भैरव सिंह जी शेखावत, स्कूल में पढ़ाने वाला प्रधानमंत्री तक बन सकता है अटल जी। ये भारतीय जनता पार्टी की संभावना है। हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। उसकी योग्यता है, उसके काम करने के तरीके से, उसकी जो क्षमता है, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी में काम मिलता है, उसके अनुरूप कार्यकर्ता काम करके प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। महेंद्र जी, आप लंबे समय से संगठन का आप काम कर रहे हैं, लंबे समय से संगठन से आप जुड़े हुए हैं और अक्सर भारतीय जनता पार्टी में आपने संगठन को ज्यादा तवज्जो दी है और सबसे ज्यादा काम आपने किया है। कभी अवसर मिला मोदी जी से बात करने का, बैठने का, और उन्होंने उनको सुझाव अगर देना है तो कौन सा सुझाव आप उनको देंगे? देखिए, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है जी, तो युवाओं के लिए तो एक अच्छी बढ़िया नीति बने। हालांकि युवाओं को संबोधन देते हैं, स्टूडेंट को संबोधन देते हैं, लेकिन अभी युवाओं को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो युवाओं के लिए वो काम करें, युवाओं को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से इस देश में एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है जी। और जब युवा आगे आता है तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। कभी अवसर हुआ तो अपनी बाकी सुझाव आप जरूर देंगे? बिल्कुल देंगे। हालांकि अनेकों बार मोदी जी से मिलने का अवसर मुझे कम से कम 4-5 बार मिल चुका है जी। मैं लोकसभा चुनाव में प्रभारी होने के नाते इनके पिछले 8 साल जो कंप्लीट हुए थे उसमें माननीय मोदी जी पधारे थे, तो उसका प्रभारी होने के नाते उनसे मुलाकात हुई। और एक बार अभी जो नीमच में आए थे तो मेरे को सभा को संबोधन करने का भी अवसर मिला। तो अवसर अवश्य मिलेगा और मुझे प्रतीक्षा रहेगी उस अवसर की कि मैं मोदी से रूबरू होकर बातचीत कर सकूं। अभी तो नमस्कार, उन्हें हालचाल जानने का इतना प्रयास हुआ, मुझको मौका मिला है, तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा। समुद्र के किनारे बैठे हैं, लहर कभी आएगी। अच्छा लगा महेंद्र जी आपसे बात करके। 11 साल बेमिसाल इसी तरीके से मोदी जी आगे बढ़ते रहे। और अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 साल और मोदी जी के भी तो हो रहे हैं, है ना? 10 साल और मोदी राज मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा उनमें भरी है, जो ऊर्जा और वो लोगों में फूंक रहे हैं, तभी तो भगवान उनको लंबी आयु दे और वो हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे, खुद आगे बढ़े और हमने देश को निरंतर आगे बढ़ाकर
सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करें, यही हमें भगवान से उनके लिए दुआ है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू, आज आपने समय मेरे को दिया इसके लिए। नहीं, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। थैंक यू। धन्यवाद।